Dear student, Assalamu alaikum. I am Shahid Hussain and today we are going to start our lecture number 5, which is about the analysis of running time of algorithms and type of algorithm complexity, best case, worst case and average case. But before start of lecture 5, I would like to give recap of lecture 4. In lecture 4 हमने जो था सबसे पहले रैम मॉडल को डिस्कस किया था। रैम मॉडल जो है बेसिकली ये आपके किसी भी एल्गोरिथम के नंबर ऑफ स्टेप्स को कैलकुलेट करने में या उसको मेजर करने में आपकी हेल्प करते हैं। इसके कुछ रूल्स हैं। फर्स्ट रूल इसका जो था वो हमारे पास था कि आपकी जितनी भी बेसिक स्टेप्स या आपके पास जो है प्रिमिटिव ऑपरेशंस हैं लाइक असाइनमेंट, कंपैरिजन, अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस, इनको जो है वन स्टेप कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा जो हमारे पास कि अगर केस आ जाता है कंपैरिजन का तो उसको भी हम वन स्टेप काउंट करते हैं। और अगर हम लूप और मेथड कॉलिंग को देखें तो लूप और मेथड कॉलिंग चूँकि डिपेंड करता है उसकी बॉडी पे। फॉर एग्जांपल अगर एक लूप में नंबर ऑफ प्रिमिटिव ऑपरेशन जो है वो 1 परफॉर्म हो रहा है तो उसकी टोटल आपके पास जो है नंबर ऑफ स्टेप डिफरेंट होंगे। और अगर उसी लूप की बॉडी में मोर देन 1 प्रिमिटिव ऑपरेशन या बेसिक स्टेप परफॉर्म किए जा रहे हैं तो उसकी बॉडी उस लूप के लिए ओवरऑल जो नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। ये हमने रैम मॉडल को डिस्कस किया था। उसके अलावा फिर हमने स्पेस और टाइम कम्प्लेक्सिटी के बारे में डिस्कशन की थी। स्पेस कम्प्लेक्सिटी जो है बेसिकली आपकी मेमोरी जो हम एक एल्गोरिथम को प्रोवाइड करते हैं फॉर इट्स रनिंग। और ये जो मेमोरी है इसके मेनली 2 पार्ट्स हमने डिस्कस किए थे कि फिक्स पार्ट क्या होते हैं सूडो कोड के और वेरिएबल पार्ट कौन से होते हैं जो मेमोरी की जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी है उसको पॉइंट आउट करते हैं। फिक्स पार्ट में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास वेरिएबल्स हैं लाइक इंटीजर, रियल वैल्यूज़ के लिए हम जैसे फ्लोट डेटा टाइप यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों के पास एक इंटीजर वेरिएबल है इंट ए तो उसका साइज़ जो है वो फिक्स है कि वो 2 बाइट्स लेगा जब आप उसको किसी लैंग्वेज के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। और इसी तरह अगर आपके पास डेटा टाइप है फ्लोट तो फ्लोट के लिए आपके पास 4 जो है साइज़ वो फिक्स है। इसी तरह जो सेकंड पार्ट आपके पास है जो है सूडो कोड का हो सकता है वो वेरिएबल पार्ट है। वेरिएबल पार्ट में हम उन डेटा स्ट्रक्चर को रेफर करते हैं जो डायनामिकली जो इन्फ्लुएंस होते हैं किसके साथ, इनपुट साइज के साथ। फॉर एग्जांपल आप जैसे डायनामिक एरे को यूज़ करते हैं। डायनामिक एरे में फिर डिपेंड करता है कि आपका इनपुट साइज कितना आ रहा है। अगर आपके पास एल्गोरिथम में नंबर ऑफ इनपुट ज़्यादा हैं तो आपकी डायनामिक जो एरे है उसका साइज़ जो है वो ग्रोथ करता जाएगा और उसकी ग्रोथ से यह है कि आपको जो मेमोरी जो है कम्प्लेक्सिटी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी है इसको हम ओवरकम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका एक एल्गोरिथम जो है या सूडो कोड है वो अवेलेबल मेमोरी एरिया के अंदर यानी स्टोरेज एरिया के अंदर या आपके पास अवेलेबल स्पेस के अंदर रन नहीं हो रहा, अपनी परफॉर्मेंस शो नहीं कर रहा तो उसके लिए फिर ये है कि हम उसके जो अवेलेबल साइज़ है उसको इंक्रीज़ कर दें। यानी मेमोरी का जो अवेलेबल साइज़ होगा उस एल्गोरिथम के लिए उसको हम एक्सीड कर देंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं कि टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है तो टाइम कम्प्लेक्सिटी को प्रॉब्लम को ओवरकम करना इतना आसान नहीं है। लेकिन ये है कि हम एक स्पेसिफिक इनपुट साइज़ और प्लस बेसिक ऑपरेशन को सामने रखते हुए यानी प्रिमिटिव ऑपरेशन को सामने रखते हुए हम किसी भी सूडो कोड या एल्गोरिथम की टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इन शॉर्ट कि अगर आपको नंबर ऑफ इनपुट्स क्लियर हों और प्लस आपको आपके प्रिमिटिव ऑपरेशंस क्लियर हों तो आप किसी भी एल्गोरिथम की टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नंबर ऑफ इनपुट यानी कि आपके एल्गोरिथम के लिए वो नहीं है डायनामिक अप्रोच है, कितने भी नंबर ऑफ इनपुट आते रहेंगे और एरे का साइज़ या जो आपकी डेटा कलेक्शन है उसका साइज बढ़ता रहेगा तो फिर आप टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो इजीली जो है वो रिजॉल्व नहीं कर सकते, उसको सॉल्व नहीं कर सकते। फिर हमने ये किया था कि कुछ स्टेप फॉलो किए थे कि हम टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो कैसे फाइंड करते हैं। उसमें पहला स्टेप जो था वो ये था कि
आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि आपके साइज ऑफ इनपुट क्या है। कोई एरे आपके पास, आपके सूडो कोड में कोई एरे एज ए इनपुट आ रही है, कोई सिंपल वेरिएबल आ रहे हैं, कोई मैट्रिक्स आ रहा है, या आप लोगों के पास जो है कोई स्ट्रिंग है जिसकी साइज लेंथ जो है वो n है। इसी तरह और भी पॉसिबल इनपुट के वो हो सकते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किए थे। सेकंड स्टेप पे हम फिर ये करते हैं कि टाइप ऑफ ऑपरेशन को हाईलाइट करते हैं कि कौन से टाइप ऑफ जो ऑपरेशंस हैं वो आपके सूडो कोड या एल्गोरिथम के अंदर जो है वो परफॉर्म किए जा रहे हैं। उसमें स्वैपिंग है, एडिशन है और इसके अलावा कंपैरिजन है, तो आप लोग यानी कॉपी का ऑपरेशन है। तो सेकंड स्टेप में हम टाइप ऑफ ऑपरेशन को सामने रख देते हैं। थर्ड स्टेप में फिर हम ये करते हैं कि टाइप ऑफ कम्प्लेक्सिटी को हाईलाइट करते हैं। टाइप ऑफ कम्प्लेक्सिटी में मैंने आप लोगों को बताया था कि 3 हमारे पास टाइप ऑफ कम्प्लेक्सिटी है। बेस्ट केस होता है किसी एल्गोरिथम का, वर्स्ट केस और एवरेज केस है। बेस्ट केस में ये होगा कि आपको फ्यू कंपैरिजन परफॉर्म करने पड़ेंगे, फ्यू प्रिमिटिव ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे, और वर्स्ट केस में ये होगा कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन या स्टेप जो है वो परफॉर्म करने पड़ते हैं। एवरेज जो है ये अनप्रेडिक्टेबल है, ये डिपेंड करता है कि आपको एवरेज के कौन से वैल्यू के लिए आपको रिजल्ट कब मिल जाता है। जैसे मैंने आप लोगों को लीनियर सर्च की एग्जांपल दी थी कि अगर आप लोग फर्स्ट लोकेशन और एन लोकेशन को छोड़ दें और बाकी आप देखें कि आपका एलिमेंट फर्स्ट और लास्ट के अलावा कहाँ पे मिल सकता है, तो आपके पास पॉसिबिलिटी लेवल ज़्यादा हो जाते हैं। आपको वो एलिमेंट जो आप सर्च कर रहे हैं वो आपको बिल्कुल एरे के सेंटर में भी मिल सकता है, सेंटर से पहले भी मिल सकता है और सेंटर के बाद और एंड से पहले भी आप लोगों को मिल सकता है। तो ये एवरेज के कम्प्लेक्सिटी है। और जब आप लोगों के पास ये डिफाइन हो जाए कि टाइप ऑफ कम्प्लेक्सिटी कौन सी है आपके एल्गोरिथम के लिए, तो उसके बाद फिर आप लोगों का एक फंक्शन आप लोग डिज़ाइन करते हो और वो फंक्शन डिपेंड करता है आपके सूडो कोड के इनपुट साइज पे एंड टाइप ऑफ कम्प्लेक्सिटी फॉर योर एल्गोरिथम या सूडो कोड। यानी कि जो आपने अपने सूडो कोड के लिए टाइप ऑफ कम्प्लेक्सिटी डिस्कस की है, आइदर इट इज़ एवरेज और आपके पास जो है वर्स्ट केस है, और आपने इनपुट साइज लेट करते हैं, आपने मेंशन कर दिया कि ये एरे है, इनपुट साइज ऑफ साइज n है, तो उसके बाद आप लोगों ने एक फंक्शन डिफाइन करना है। और फाइनल एंड फिफ्थ स्टेप में फिर आप लोग ये करते हो कि जो फंक्शन आप लोग डिफाइन कर चुके हो फिर हम उसकी कम्प्लेक्सिटी क्लास डिफाइन करते हैं कि ये कौन सी कम्प्लेक्सिटी क्लास से बिलोंग करता है। अब आपके पास डिफरेंट कम्प्लेक्सिटी क्लासेस हैं, जैसे पॉलिनोमियल एल्गोरिथम्स होते हैं, नॉन पॉलिनोमियल एल्गोरिथम होते हैं, एनपी हार्ड प्रॉब्लम्स हैं, इसी तरह की और क्लासेस भी जो हैं कम्प्लेक्सिटी की, उनमें हम अपने सूडो कोड को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं कि ये किस कैटेगरी का है, यानी किस क्लास से बिलोंग करता है। और उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को कि आप जब किसी सूडो कोड की रन टाइम को वो करते हैं तो आप लोगों को नंबर ऑफ प्रिमिटिव ऑपरेशन को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। उसके लिए मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में 2 एग्जांपल सॉल्व कराई थी। उसमें जो फर्स्ट और उसमें उन तमाम प्रिमिटिव ऑपरेशन की हमने क्वांटिटी यानी कि वो कितने टाइम अकर्स हुए हैं उनको हमने हाईलाइट किया था। तो दिस वाज द रीकैप ऑफ आवर लेक्चर 4। नाउ कम्स टू फर्स्ट स्लाइड ऑफ आवर लेक्चर नंबर 5 कि इसमें हमने क्या करना है। यहाँ पे जो पहली स्लाइड है उसमें हमने प्रिमिटिव ऑपरेशन को काउंट करना है। क्लियर? ओके, अब इस एल्गोरिथम को आप व्यू करें। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस सूडो कोड का एक जनरल आपको डिस्क्रिप्शन बताऊंगा कि इसका पर्पस क्या है। ये सूडो कोड जो है एक एरे को, जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, उसका नाम है एरे ए, जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, मार्क कर दिया है, और उसका साइज जो है वो आपके पास n इंटीजर्स है। तो इस सूडो कोड ने क्या करना है, इसने एक एरे को रिसीव करना है विद साइज n। क्लियर? और उसके बाद इसने जो रिटर्न करना है वो इस एरे में से जो मैक्सिमम वैल्यू है यानी कि लार्जेस्ट नंबर है उसको इस एल्गोरिथम ने या सूडो कोड ने जो है वो रिटर्न करना है। पहले मैं आपको इसका लॉजिक समझाऊंगा कि ये कोड सूडो कोड जो है एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है। आप लोग फर्स्ट लाइन पे देखें, यहाँ पे
हमने लेट किया कि एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो लार्ज है। कोई भी एलिमेंट हो सकता है, एरे के 5, 6, 7 एलिमेंट पड़े हुए हैं, उनमें से हमने लोकेशन 0 वाले को या फर्स्ट लोकेशन वाले एलिमेंट को हमने क्या करना होगा, एज ए लार्ज कंसीडर करना होगा। अब यहाँ पे हमने लेट किया है कि 0 जो है ए ऑफ 0 ये हमारा लार्ज एलिमेंट है। उसके बाद फिर हमने इस लार्ज एलिमेंट को कंपेयर करना है विद अदर एलिमेंट या विद रेस्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ योर एरे, जिसका नाम यहाँ पे जो है वो ए है। अब इसके लिए हमें एक लूप को यूज़ करना पड़ रहा है और वो लूप 1 to n-1 टाइम एग्जीक्यूट हो रही है, इटरेट हो रही है। उसमें ये होगा कि आप चेक करेंगे कि आपका क्या एग्जिस्टिंग एलिमेंट, जो करंट एलिमेंट आपका है, फॉर एग्जांपल आई की वैल्यू 1 है तो ए ऑफ 1 जो है क्या आपके लार्ज एलिमेंट से बड़ा है। इफ कंडीशन इज ट्रू देन दिस विल बी द लार्जेस्ट एलिमेंट। जो आपका प्रीवियस लार्जेस्ट था वो रिप्लेस हो जाएगा विद न्यू लार्जेस्ट एलिमेंट के साथ, और ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहेगा। किस वक्त तक कंटिन्यू रहेगा, जब तक इस लूप का एंड नहीं होता। अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि काउंट करना है कि कितने स्टेप्स हैं या कितने प्रिमिटिव ऑपरेशन जो हैं वो परफॉर्म किए जा रहे हैं। अब पहले आप इस लाइन को देखें, 2 स्टेप + 1 टू इनिशियलाइज आई। अब यहाँ पे टोटल बन रहे हैं 3 स्टेप्स, 3 प्रिमिटिव ऑपरेशन बन रहे हैं। अब कौन कौन से 3 ऑपरेशन है? फर्स्ट वन जो है वो आप लोगों ने एरे को, एलिमेंट को रेफर करना है, उसका रेफरेंस यूज करना है, यानी उसको पॉइंट कर रहे हैं, ये फर्स्ट है। सेकंड स्टेप में आप लोग इसकी वैल्यू इस वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं, ये आपका सेकंड वो हो गया स्टेप। थर्ड स्टेप ये है कि आप लोग यहाँ पे वेरिएबल आई को इनिशियलाइज कर रहे हैं, ये आपका हो गया थर्ड स्टेप। क्लियर? तो हमारे पास इस जो डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बताई है कि 2 स्टेप + 1 टू इनिशियलाइज आई, तो ये टोटल 3 स्टेप बनते हैं। और 3 स्टेप कौन से हैं? पहला स्टेप जो है वो आपके एरे के एलिमेंट को हाईलाइट करने के लिए कि कहाँ पे है, उसके एड्रेस को रेफर करने के लिए। सेकंड जो स्टेप है उसमें आप लोग एरे के जो फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू होगी वो आप वेरिएबल करंट मैक्स को असाइन कर रहे हैं, यानी कि आप सपोज कर रहे हैं कि ये आपका लार्जेस्ट एलिमेंट है। क्लियर? यानी ये असाइनमेंट जो है ये आपका सेकंड स्टेप है। उसके बाद जो आई को वैल्यू इनिशियलाइज की जा रही है ये हमारा थर्ड स्टेप है। तो टोटल यहाँ पे हमारे पास 3 स्टेप हो गए। नेक्स्ट हम जो है इसी में डिस्कस करते हैं कि 2 स्टेप ईच टाइम कंपेयर आई टू एन एंड इंक्रीमेंट ऑफ आई। अब इस लूप में 2 स्टेप हो रहे हैं। पहला स्टेप जो है आप आई को उसकी फाइनल वैल्यू के साथ कंपेयर कर रहे हो, और दूसरा स्टेप यह है कि आप लोग आई की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हो। तो 2 स्टेप आप लोगों के पास हो गए ये। ठीक है, इस लूप में एक जो स्टेप था वो हमने, जो 1 टाइम अकर होता था वो हमने सेपरेट कर दिया, उससे जो प्रीवियस स्टेटमेंट थी उसके साथ इंक्लूड कर दिया, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। क्लियर? उसके बाद ये था कि अब इन 2 स्टेप में जो लूप के अंदर परफॉर्म हो रहे हैं, अब इन्होंने परफॉर्म कितने टाइम होना है। अगर ये लूप हो रही है 5 टाइम एग्जीक्यूट, तो ये दोनों स्टेप जो हैं, स्टेप 1 और 2, 5 टाइम परफॉर्म होंगे। क्लियर? और उसके बाद जो है अब हम आते हैं कि आपके पास ये 2 स्टेप कौन से हैं। अब ये 2 स्टेप जो है आपके पास, पहला स्टेप जो है वो एरे से एलिमेंट को रेफर करना, उसके एड्रेस से उसको पॉइंट करना, और दूसरा स्टेप है आपके पास ये कंपैरिजन करना। तो यहाँ पे आप लोगों के 2 स्टेप परफॉर्म हो रहे हैं। तो जो मैंने 2 स्टेप अंडरलाइन किए हैं, उन 2 स्टेप में पहला जो स्टेप है वो एरे के एलिमेंट को पॉइंट आउट करना कि यहाँ इस लोकेशन से हम इस एलिमेंट को उठा रहे हैं, और दूसरा स्टेप जो है जो वैल्यू हम एरे के किसी स्पेसिफिक लोकेशन से उठा रहे हैं उसको फिर हम कंपेयर कर रहे हैं वेरिएबल मैक्स के साथ, यानी करंट मैक्स के साथ, ये फाइंड करने के लिए कि क्या ये एलिमेंट लार्ज है आपके प्रीवियस लार्ज एलिमेंट से या नहीं। अब ये 2 स्टेप ये हो गए। उसके बाद नेक्स्ट 2 स्टेप जो है वो यहाँ पे, जिसको मैंने अभी अंडरलाइन किया है, ये 2 स्टेप कौन से हैं? इसमें भी उसी तरह है कि पहले आप लोग एरे को
किसी लोकेशन से उसके एलिमेंट को ले लोगे, यानी कि रिट्रीव किया, उसके बाद फिर हमने उस एलिमेंट को करंट मैक्स को असाइन कर दिया, ये सेकंड स्टेप है आपका। तो यहाँ पे भी आपके 2 स्टेप परफॉर्म हुए। क्लियर? अब पहला स्टेप कौन सा था कि आपने एरे के किसी खास लोकेशन से, स्पेसिफिक लोकेशन से एलिमेंट को लिया और करंट मैक्स को असाइन कर दिया, ये आपका सेकंड स्टेप था। और यहाँ पे जो 1 स्टेप है ये आपके रिटर्न स्टेटमेंट को पॉइंट कर रहा है। ये जो रिटर्न स्टेटमेंट है आपके पास, जो आपके करंट मैक्स को इस सूडो कोड या एल्गोरिथम के थ्रू रिटर्न कर रही है, ये आपका वो सिंगल स्टेप है। और अब यह है कि n-1 टाइम, ये क्या है? ये आपके पास टोटल जो नंबर ऑफ टाइम जो आपकी लूप एग्जीक्यूट हो रही है, ये उसको पॉइंट कर रहा है। अब n-1 टाइम क्यों है? वाई इट इज नॉट n टाइम? क्योंकि आपकी लूप जो है वो 1 से स्टार्ट हो रही है और n-1 तक एंड हो रही है। सो इट्स टोटल एग्जीक्यूशन जो है वो n-1 टाइम अकर होगी। अब क्वेश्चन ये है कि हाउ ऑफन देन दीज 2 स्टेप्स, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है। अब हमने ये बताना है कि ये जो दोनों स्टेप्स हैं, जो इधर हमने लिखे हैं कि 2 स्टेप्स यहाँ पे परफॉर्म हुए हैं, ये स्टेप्स ओवरऑल n-1 टाइम के लिए कितनी बार एग्जीक्यूट होंगे। क्लियर? फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास n की वैल्यू हम ले लेते हैं 5, n की वैल्यू 5, तो आपके पास ये जो एरे है, ये जो लूप है, ये 4 टाइम चलेगी और इसमें आपका हर स्टेप जो है 4 टाइम एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे पहली जो ये वाली स्टेटमेंट है, इसमें 2 स्टेप परफॉर्म हो रहे हैं, तो 2 को आप मल्टीप्लाई कर दें 4 से, तो यहाँ पे इफ जो है वो 8 टाइम, यहाँ पे 8 स्टेप यानी 8 प्रिमिटिव ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म होंगे। इसी तरह अगर आप इस 2 को देखें तो इसमें भी आपके पास 4, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें और इसके भी जो आपके पास टोटल स्टेप या प्रिमिटिव ऑपरेशन बनेंगे वो भी 8 होंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी जो लूप है वो कितनी बार एग्जीक्यूट किए जा रही है। अब अगर हम n की वैल्यू 5 की बजाय कोई और नंबर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 10 टाइम है, तो फिर आप इन स्टेप को उसी के मुताबिक जो है वो वेरी कर सकते हैं कि ये स्टेप जो है वो कितनी बार परफॉर्म होंगे। अब आ जाते हैं कि व्हाट इट मीन्स बिटवीन 4n-1 एंड 6n-1। अब यहाँ पे आप लोग देखें कि ये जो 4 है ये आपके टोटल इसको शो कर रहा है कि 2 स्टेप आपके यहाँ पे परफॉर्म हो रहे हैं, 1 स्टेप आपका यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है, ये आपका 2 स्टेप ये हो गया, 1 ये हो गया और आपके पास 1 ये स्टेप है। तो टोटल हमारे पास हो गए 4 स्टेप। ये जो 4 है आपको ये पॉइंट कर रहा है। 2 स्टेप आपके पास करंट मैक्स a ऑफ i में, 1 स्टेप आपका i को जो इनिशियलाइज किया जा रहा है और 1 स्टेप जो आपकी रिटर्न स्टेटमेंट है n-1। और ये जो 6 है, अगर आप इन पॉइंट को भी इंक्लूड करेंगे, इन स्टेप्स को भी इंक्लूड करेंगे, तो फिर आप यहाँ पे 6 भी लिख सकते हैं। तो इसकी जो रन टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो वेरी करेगी 4 इंटू n-1 से और 6 इंटू n-1 के दरमियान। इट डिपेंड ऑन द ऑर्डर ऑफ नंबर अपेयर इन a ऑफ i। अब ये भी हो सकता है कि अगर आपकी एरे जो है वो ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में पड़ी हो और आपका जो पहला एलिमेंट है वो ऑलरेडी लार्ज होगा, आपको आगे कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, आपको जो गिवन एरे है वो ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट है और आप पहले एलिमेंट को सपोज कर लेते हो कि दिस वन इज़ लार्ज एलिमेंट और उसके बाद फिर हमें कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है, तो दिस वन विल बी द बेस्ट केस फॉर योर एल्गोरिथम या योर सूडो कोड। क्लियर? नो, हम अब ये देखेंगे डिफरेंट सूडो कोड का रन टाइम एनालिसिस करेंगे कि हम उसके हर प्रिमिटिव ऑपरेशन को हम क्या कास्ट दें, यानी कि उस पे हम उसको एक कांस्टेंट वैल्यू असाइन करेंगे और वो कांस्टेंट वैल्यू फॉर एग्जांपल
जैसे अभी मैं इन कुछ एग्जांपल में शो करूंगा। अब ये कांस्टेंट वैल्यू जो है आपकी टाइप ऑफ प्रिमिटिव ऑपरेशन पे डिपेंड करेगी। फॉर एग्जांपल अगर असाइनमेंट है और मैं उसको कांस्टेंट वैल्यू C1 देता हूं, तो आप जितने भी असाइनमेंट्स आएंगी उनकी जो वो होगी कांस्टेंट वैल्यू होगी वो C1 ही रहेगी। वो आपको यहाँ पे एग्जांपल में शो हो जाएगा। और इसी तरह अगर आप एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं, मसलन a+b, तो अगर आप उसको एक कांस्टेंट वो देते हैं वैल्यू C2, तो अब जितने भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन प्लस की आएंगी तो उनके लिए वही कांस्टेंट वैल्यू जो है वो कंसीडर की जाएगी। यहाँ पे जो पहला सूडो कोड है ये आपके दो नंबर का प्रोडक्ट फाइंड कर रहा है। अब आप सिंपल देखें, पहले मैं आपको सूडो कोड समझाऊंगा कि क्या है। ये 3 वेरिएबल्स हैं जो हमने डिफाइन किए। फर्स्ट वन, ये 3 वेरिएबल्स, ये वेरिएबल A को वैल्यू 2 असाइन हो गई, इसी तरह B को 3, और फिर उनका जो प्रोडक्ट है 2 × 3 6 जो है वो C को असाइन हो गया। यहाँ पे हमने उनके प्रोडक्ट को प्रिंट कर दिया। और अब चूंकि ये आपके पास मेथड है एक और ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो आप लोग यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट यूज कर रहे हो। क्लियर? अब यहाँ पे जो फर्स्ट वन है, फर्स्ट लाइन जो डिक्लेरेशन की है जो आपके वेरिएबल की, लेट करते हैं ये आपका स्टेप 1 है और इसकी जो कम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट जो है वो आपके पास है C1। कम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट जो इसका है वो C1। असाइनमेंट आपके पास हो रही है 2 जो है वो असाइन किया जा रहा है A को, जैसे आपने यहाँ पे देखा, तो उसकी कास्ट हमने लेट की है, कम्प्लेक्सिटी जो है वो है C2। क्लियर? और कांस्टेंट कम्प्लेक्सिटी। और जो नेक्स्ट असाइनमेंट है जैसे B = 3, तो उसको भी हमने C2 ही लिया है क्योंकि वो भी तो असाइनमेंट के साथ कांस्टेंट रिलेटेड है, रिलेटेड कांस्टेंट है असाइनमेंट प्रिमिटिव ऑपरेशन के साथ। तो ये दोनों हमने C2 ले लिए। उसके बाद ये जो आप लोग स्टेरिक अप्लाई कर रहे हो, तो ये आपका एक एक्सप्रेशन सॉल्व हो रही है, तो इसके लिए आपने एक अलग कांस्टेंट जो है वो आप लोगों ने लेना है। अब अगर फर्दर सूडो कोड में जितनी जगह भी स्टेरिक आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो आप लोगों ने C को ही कंसीडर करना होगा उसकी कांस्टेंट वैल्यू। उसके बाद हमने इसको प्रिंट कर दिया। जब हम इसका एनालिसिस करते हैं, रन टाइम कम्प्लेक्सिटी विल बी, आपके ये तमाम कांस्टेंट ऐड हो गए, C1, C2, C2, C3 एंड C4। अब चूंकि ये सारे कांस्टेंट हैं हमारे पास, हम फर्स्ट जो स्टेप में इसको देख रहे हैं, ये 2C2 हो गया आपके पास, यानी कि C2 एंड C2, 2C2। अब चूंकि ये सारे कांस्टेंट हैं, तो कांस्टेंट का जो रिजल्ट होगा वो भी आपके पास कांस्टेंट ही होगा, तो हम इसको लेट कर देते हैं कि इसकी जो रन टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो कांस्टेंट ही रहेगी। यानी कि इस सूडो कोड की जो रन टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू होगी which depend on the constant value of your primitive operations, which depend on constant value of your primitive operation। जैसे कि अब ये जो C है, कैपिटल C जो हमने लिया, ये डिपेंड कर रहा है आपके C1, C2, C2, C3 एंड C4 पे। अगर मैं इन तमाम की कांस्टेंट की वैल्यू 1 1 ले लूं, तो हमारे पास यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो 4 भी आपके पास कांस्टेंट है। और अब जैसे यहाँ पे अगर मैं 1 लूं, इसको भी 1 स्टेप कंसीडर करूं, 1 1 1, और फिर आपके पास ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये 1, ये 1, तो टोटल आप ऐड करें तो आपके पास आ जाएगा 5, तो ये भी आपके पास कांस्टेंट हो गया। तो आपके पास ये जो दो नंबर का प्रोडक्ट फाइंड करने का सूडो कोड लिखा गया है, इसकी जो रन टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। इस स्लाइड में जो हम सूडो कोड जिसका रन टाइम एनालिसिस कर रहे हैं, उसमें आपके पास दो नंबर को कंपेयर किया गया है और उसका लार्जेस्ट फाइंड किया गया है। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका सूडो कोड की एग्जीक्यूशन बताऊंगा और फिर हम इसकी जो कम्प्लेक्सिटी है हम उसको काउंट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि इसकी कम्प्लेक्सिटी हमने कैसे फाइंड करनी है और इसकी कम्प्लेक्सिटी क्या आती है। इस सूडो कोड में आपके पास दो वेरिएबल डिफाइन किए गए हैं और वो हमारे पास हैं A एंड B, और एक इफ स्टेटमेंट उन वैल्यू को कंपेयर करने के लिए यूज़ की गई है
कि अगर a की वैल्यू b से बड़ी है तो आपके पास जो लार्ज होगा वो a होगा, अदरवाइज आपकी जो लार्ज वैल्यू होगी इट विल बी b। और फाइनली हम उस लार्ज वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं थ्रू आउटपुट स्टेटमेंट के। और एट द एंड ऑफ सूडो कोड आपके पास एक रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ की गई है, और इस रिटर्न स्टेटमेंट का जो फंक्शन है वो ये है कि ये वैल्यू यानी कि इस मेथड से आपका कंट्रोल जो है वो बैक हो जाएगा टू योर मेन सूडो कोड और एल्गोरिथम। अब आप यहाँ पे सबसे पहले ये डिक्लेरेशन है, हम इसकी कांस्टेंट जो वैल्यू ले रहे हैं वो C1 है। असाइनमेंट हो रही है ये दो जगह पे, A को भी वैल्यू असाइन की जा रही है, B को भी वैल्यू असाइन की जा रही है। इनके लिए जो कांस्टेंट हम ले रहे हैं वैल्यू वो C2 है। अब चूंकि इफ स्टेटमेंट है कंपैरिजन के लिए यूज़ हो रही है तो इसका भी एक हम स्टेप भी काउंट करेंगे, तो इसकी जो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है इफ के लिए वो आपके पास 3 है। अब चूंकि ये फिर एक असाइनमेंट है कि आप लार्ज वेरिएबल को वेरिएबल A की वैल्यू दे रहे हो, ये असाइनमेंट है, तो इसकी अगेन कांस्टेंट वैल्यू वही रहेगी जो हम पहले असाइनमेंट में इसको असाइन कर चुके हैं। एल्स के बाद आपके पास फिर एक और असाइनमेंट स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे इसकी जो कांस्टेंट वैल्यू होगी फिर वही होगी जो आप लोग इससे पहले A और B को जो वैल्यूज असाइन की थी उसके लिए आप लोग ले चुके थे। आउटपुट स्टेटमेंट को हम काउंट नहीं करते क्योंकि हम रैम मॉडल में डिस्कस कर चुके थे कि जो आपके पास IO स्टेटमेंट होती हैं इनको हम स्टेप्स काउंट नहीं करते। क्लियर। और फाइनली जो आपका मेथड को जो रिटर्न यानी स्टेटमेंट आप यूज़ करेंगे तो उसके लिए भी आप एक कांस्टेंट वैल्यू डिफाइन करेंगे जो यहाँ पे C4 है। अब टोटल इसकी रन टाइम कम्प्लेक्सिटी जो होगी वो इन तमाम कांस्टेंट वैल्यू का सम होगी, जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया है C1, C2, C3 and again C2 2 times and finally C4। अब अगर मैं इनको फर्दर वो करूं कैलकुलेट करूं तो आपके पास C1 अब हमारे पास C2 4 टाइम आ रहा है, तो 4 C2 C3 and C4 as all are constant। so जब तमाम कांस्टेंट सम होंगे तो आपको फिर भी एक कांस्टेंट वैल्यू ही मिलेगी जो हमारे पास यहाँ पे है C। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके सूडो कोड में कोई आपके पास कंपैरिजन स्टेटमेंट आ जाती है या सिलेक्शन स्टेटमेंट आ जाती है जैसे इफ स्टेटमेंट है, तो उस सूडो कोड की जो टोटल आपके पास रन टाइम कम्प्लेक्सिटी जो होगी वो भी एक कांस्टेंट वैल्यू होगी जो यहाँ पे आपको C नज़र आ रही है। अब इसमें जो आप लोगों ने नोट करना है वो यही है कि हमने यहाँ पे 3C2 क्यों नहीं लिखा 4C2 की बजाय, वो आप क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हालांकि यहाँ पे इफ स्टेटमेंट जो है वो इनमें से एक बार चलेगी। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो फर्स्ट वन C2 काउंट होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो आपके पास सेकंड वाला काउंट होगा। तो आप चाहे आप इसको यूज़ करें, अगर आप पूरे इफ स्ट्रक्चर का वो करना चाहते हैं कांस्टेंट उसकी कम्प्लेक्सिटी वो करना चाहते हैं तो आप 4C2 कर लेंगे अगर होल इफ स्टेटमेंट की। और अगर आप चाहते हैं कि एक स्पेसिफिक पाथ के लिए आप वो करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कंडीशन ट्रू हो तो फिर हम C2 को कैलकुलेट करें, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो दूसरे C2 को कैलकुलेट करें, तो फिर आप लोग 3C2 भी मेंशन कर सकते हैं। यानी कि इन दोनों C2 में से फिर आपके पास कंडीशन ट्रू होने पे ये C2 आ जाएगा, और कंडीशन के फॉल्स होने पे आपके पास जो है ये C2 यहाँ पे आ जाएगा, ये कंडीशन के फॉल्स होने पे आएगा। तो आप 3C2 भी लिख सकते हैं और 4C2 कब लिखेंगे, जब आप पूरे यानी कि कंपैरिजन जो स्टेटमेंट है सिलेक्शन स्टेटमेंट है इसकी कंप्लीट कास्ट को वो करना कांस्टेंट वैल्यू को लेना चाहते हैं तो 4C2 ले लें। और अगर आप सिर्फ एक स्पेसिफिक पाथ का वो करना चाहते हैं कि हाँ कंडीशन ट्रू होगी तो ये होगा, और अगर C2 होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो दूसरा C2 होगा, तो आप लोग 3C2 जो है वो भी मेंशन कर सकते हैं। कोएफिशिएंट जो है जब हम एनालिसिस करेंगे एसिम्प्टोटिक एनालिसिस और आगे जब हम एल्गोरिथम का एनालिसिस करेंगे तो उसमें कोएफिशिएंट को जो है इग्नोर किया जाता है, उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, तो ये फिर हम फर्दर भी डिस्कस कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट सूडो कोड में हम एक एरे को रीड कर रहे हैं और उस एरे में हम जो टोटल इवन नंबर हैं हम उसको काउंट कर रहे हैं और टोटल जो ऑड नंबर हैं हम उसको भी काउंट कर रहे हैं।
यानी कि इस सूडो कोड का जो पर्पस है, रीड एन एरे ऑफ साइज n, और यहाँ पे जो साइज मैंने मेंशन किया हुआ है वो है टोटल 5, यानी कि आपके पास 5 एलिमेंट्स हैं, उसकी एरे डिफाइन है। अब हमने ये देखना है कि इस एरे में टोटल नंबर ऑफ इवन कितने हैं और टोटल नंबर ऑफ ऑड कितने हैं। फिर हमने इसकी कम्प्लेक्सिटी जो है, रन टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो देखनी है, कैलकुलेट करनी है। अब आप लोग इस फर्स्ट लाइन पे देखें जो यहाँ पे कंप्लीट है, हमने इसकी कास्ट को कर दिया है C1, यानी कि इसकी जो कांस्टेंट वैल्यू है कम्प्लेक्सिटी के लिए वो C1 है। उसके बाद फिर हमने दो असाइनमेंट की, CE1 इक्वल टू 0 एंड C ऑड इक्वल टू 0। तो अब चूंकि दोनों स्टेटमेंट आपके पास असाइनमेंट्स हैं तो हमने इसकी कांस्टेंट वैल्यू जो है वो C2 ले ली। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास जो है लूप में ये जो I है ये काउंट हो चुका है इस C में, इस C2 में, क्योंकि हमने लास्ट इसमें देखा था कि जो ये जो इनिशियल पार्ट है ये इसका जो स्टेप काउंट हो जाता है वो जो प्रीवियस कांस्टेंट वैल्यू है उसके साथ हमने ऐड कर दिया, यानी कि ये जो C2 है ये आपको दो असाइनमेंट और प्लस ये जो वैल्यू I की असाइन हो रही है इसके लिए ये कांस्टेंट वैल्यू C2 जो है वो यूज़ की गई है। उसके बाद ये जो दो काम हो रहे हैं जिसमें एक I की वैल्यू को कंपेयर किया जा रहा है कि वो एंड तक 4 तक पहुंचा है या नहीं, और I का जो इंक्रीमेंट किया जा रहा है इनको कंबाइन एक कांस्टेंट वैल्यू दे दी गई है और वो हमारे पास है C3। जो C3 है ये रिप्रेजेंट करती है जब आप I को कंपेयर कर रहे हैं उसकी फाइनल वैल्यू के साथ और प्लस जो I का इंक्रीमेंट कर रहे हैं लूप के स्ट्रक्चर के अंदर, तो उन दोनों को कंबाइन तौर पे ये वैल्यू जो है C3 प्रेजेंट कर रही है। अब बॉडी ऑफ लूप जो है उसमें हमारे पास ये जो मैं ब्लॉक बना रहा हूं ये आपके पास बॉडी ऑफ लूप है, ठीक हो गया। अब इस बॉडी ऑफ लूप में सिर्फ एक ही ब्लॉक बना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस लूप के लिए हमें कर्ली ब्रेसेस, यानी कि जैसे अगर हम सी लैंग्वेज में इस सूडो कोड को इम्प्लीमेंट करना चाहें तो हमें कोई कर्ली ब्रेसेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस पूरे स्टेटमेंट को लिखने के लिए, क्योंकि इट इज़ सिंगल स्टेटमेंट। अब बॉडी ऑफ लूप में आपके पास जो इफ़ है ये कंपैरिजन है, और कंपैरिजन को अकॉर्डिंग टू रैम मॉडल जो हमने पढ़ा था उसमें हम इसको 1 स्टेप काउंट करते हैं, तो उसकी कांस्टेंट वैल्यू हम ले रहे हैं C4। उसके बाद ये आपके पास एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन सॉल्व हो रही है और प्लस उसको असाइन किया जा रहा है, तो उसके लिए हम कांस्टेंट वैल्यू जो ले रहे हैं वो C5 है। और इसी तरह ऑड में जो काउंटिंग हो रही है उसके लिए जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है वो C5 है। तो और अब आपको जैसे पता है कि आउटपुट स्टेटमेंट के लिए हम जो है वो काउंट नहीं करते होते नंबर ऑफ स्टेप, तो हमने इसको यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू असाइन नहीं की, लेकिन अब चूंकि मेथड को रिटर्न जब किया जाता है तो उसको एक स्टेप काउंट किया जाता है, तो यहाँ पे हमने उसकी कांस्टेंट वैल्यू जो है वो C ले ली। तो इस प्रिमिटिव जो ऑपरेशन है इसकी वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू जो है वो 6 है। जब हम टोटल इसकी रन टाइम कम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जितनी भी कांस्टेंट वैल्यू हैं हम इनको ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप लोग नोट कर सकते हैं ये फर्स्ट वन C1 है। अब C1 किसको प्रेजेंट करता है, जो आपका डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन पार्ट है जो आपको फर्स्ट लाइन पे नज़र आ रहा है सूडो कोड के, ये उसको प्रेजेंट कर रहा है। C2 जो है ये आपके असाइनमेंट्स को जो आप CE1 और C8 को वो कर रहे हैं, और उसके बाद जो है आपकी ये जो एंड टाइम है ये आपकी लूप की एग्जीक्यूशन को शो कर रहे हैं। अब n कोई भी वैल्यू हो सकती है, यहाँ पे जो है n को कंसीडर किया गया 4, और इस लूप में आपके पास जो इस लूप की बॉडी में जो जितनी भी प्रिमिटिव स्टेटमेंट्स हैं या प्रिमिटिव आपके पास जो ऑपरेशंस हैं ये उनकी कंबाइन कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। अब इनको हम सिंगल भी कर सकते थे बिकॉज जब तमाम कांस्टेंट ऐड होते हैं तो वो भी आपको सिंगल कांस्टेंट वैल्यू ही रिटर्न करते हैं। और फाइनली जो ये जो C6 है हमारे पास, ये जो है जब मेथड रिटर्न हो रहा है यानी रिटर्न स्टेटमेंट की एग्जीक्यूशन है और उसको भी हम 1 स्टेप काउंट कर रहे हैं, तो ये C6 जो है उस स्टेप को प्रेजेंट कर रहा है उसकी कांस्टेंट वैल्यू को। अब यहाँ पे C1 एंड C2 हमने वही लिखा। अब C3 C4 एंड C5 ये कांस्टेंट हैं, तो इनका कंबाइन आपके पास यही चीज़ आ जाएगी। हमें इसको रिप्लेस कर दिया एक सिंगल कांस्टेंट के साथ। ये C जो है इन तीनों का सम शो करेगा।
और उसके बाद है C6। और अगर हम इन कांस्टेंट वैल्यू को C1, C2 एंड C6 को ऐड कर दें, इनको अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास फिर एक कांस्टेंट बन जाएगा जिसको हम कह रहे हैं C। क्लियर? तो अब हमारे पास चूंकि ये कांस्टेंट वैल्यू हैं सारे, हम इनको इग्नोर कर लेंगे तो हमारे पास फाइनल जो कम्प्लेक्सिटी होगी इस सूडो कोड की वो होगी n। अब n जब आपके किसी भी सूडो कोड में सिर्फ सिंगल लूप होगी तो उसकी जो कम्प्लेक्सिटी ऑलवेज आएगी वो होगी n, चाहे वो आपकी लूप 5 बार एग्जीक्यूट हो रही हो चाहे 100 टाइम एग्जीक्यूट हो रही हो, उसकी कम्प्लेक्सिटी यही जो है वैल्यू जो मैंने लिखी हुई है यहाँ पे n ही काउंट की जाएगी। बाकी जो इसके साथ कोएफिशिएंट आएंगे, इसके साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू ऐड हो रही होंगी, वो सारे जो है जब हम उसका एसिम्प्टोटिक एनालिसिस करेंगे तो ये एसिम्प्टोटिक एनालिसिस के प्रिंसिपल में ये भी है कि हम कोएफिशिएंट को एंड प्लस जो कांस्टेंट ऐड हो रहे होते हैं या मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं किसी भी आपकी टर्म के साथ यानी कि n वैल्यू के साथ, वो ऑटोमेटिकली जो है वो इग्नोर या आप समझ लें कि ट्रिम कर दिए जाते हैं। तो अब इसके जो कम्प्लेक्सिटी है इस सूडो कोड की रन टाइम कम्प्लेक्सिटी वो आपके पास n काउंट की गई है। इस सूडो कोड में हमने जो है कंसेक्टिव लूप को यूज़ किया है, यानी कि नेस्टेड लूप को हमने यूज़ नहीं किया, कंसेक्टिव लूप को यूज़ किया है। और इस सबसे पहले मैं आपको इसका सूडो कोड का जो पर्पज़ है, मेन फंक्शन है, वो समझाऊंगा और फिर हम इसकी रन टाइम कम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने की तरफ जाएंगे। अब इस सूडो कोड में आपके पास जो है एक एरे, ये जो आप इस सूडो कोड में आपके पास एक एरे जो यहाँ पे डिफाइन की गई है और इस फर्स्ट जो फॉर लूप आपकी एग्जीक्यूट हो रही है फर्स्ट, ये इस एरे के एलिमेंट को रीड करने के लिए यूज़ हो रही है, यानी कि आप एरे में कितने एलिमेंट स्टोर करना चाहते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया था उसका साइज 5 है, तो ये 5 टाइम लूप एग्जीक्यूट होगी और आपके एरे को इनपुट डिवाइस से, एरे की वैल्यू को इनपुट डिवाइस से जो है वो रीड करेगी। सेकेंड जो लूप है आपके पास, अब इसका क्या फंक्शन है, इसमें यह है कि हम ये लूप क्यों एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इस लूप का जो फंक्शन है वो आपकी एरे के तमाम एलिमेंट को स्कैन करना और प्लस उसके हर एलिमेंट के अंदर 5 ऐड करना है। यानी कि अगर एरे का पहला एलिमेंट 2 है तो जब हम इसमें 5 ऐड करेंगे तो इसका फर्स्ट एलिमेंट 2 की बजाय जो है वो 7 हो जाएगा। तो ये इस लूप का पर्पज़ है कि आपके एरे को स्कैन करना 1 बाय 1 और जो भी एग्जिस्टिंग वैल्यू होगी उसके साथ 5 ऐड करके उसको फिर रीस्टोर करना है। थर्ड लूप जो है वो आपके पास एरे को दोबारा प्रिंट कर रही है, यानी कि अब ये एरे जो है ये अपडेटेड एरे होगी। अब ये आपको एक्चुअल एरे नहीं मिलेगी। फॉर एग्जांपल आपकी एक्चुअल एरे थी 1 2 3 4 5 और जब आप इसको प्रिंट करोगे तो वो हो जाएगा 6 7 8 9 एंड 10। तो अब हर एलिमेंट में क्या हो चुका है, वो 5 ऐड हो चुका है। ये तो था इस सूडो कोड का पर्पज़। अब हम आते हैं इसकी कम्प्लेक्सिटी की तरफ कि वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये कंसेक्टिव लूप का यूज़ है कि आपके पास एक लूप फिर सेकंड फिर थर्ड, और ये लूप नेस्टेड नहीं है, कंसेक्टिव फॉर्म में है। अब सबसे पहले ये जो डिक्लेरेशन या इनिशियलाइजेशन पार्ट है, इसके लिए हम कांस्टेंट वैल्यू ले रहे हैं C1। अब आपके जो ये लूप का, अब ये जो i की ये जो स्टेप है ये काउंट हो जाएगा ऑटोमेटिकली इस कांस्टेंट वैल्यू में जितने भी होंगे, और ये जो i लेस देन आर इक्वल टू 4 और i प्लस प्लस है, इसकी जो कांस्टेंट वैल्यू है वो आपके पास है C2, यानी कि इन दोनों का कंबाइन जो हमने कांस्टेंट लिया है वो C2 है। अब चूंकि IO आपके पास इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट के लिए हम अकॉर्डिंग टू रैम जो मॉडल में हमने पढ़ा था कि IO स्टेटमेंट को हम नंबर ऑफ स्टेप काउंट नहीं करते, यानी कि हम उसको स्टेप में इंक्लूड नहीं करते, वो हमारा प्रिमिटिव ऑपरेशन नहीं होता, तो हम इसलिए इसको कोई हम कांस्टेंट वैल्यू असाइन नहीं करते। उसके बाद फिर यही लूप एग्जीक्यूट होगी। अब यहाँ पे फिर आपके पास जो है यही वर्क हो रहा है, और इसकी तो ऑलरेडी कांस्टेंट कास्ट आप लोग कर चुके हो, और वो भी हमारे पास कौन सी है, वो है C2। और सेम केस जो है आपके पास यहाँ पे इस लूप के लिए भी है, इसमें भी आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो C2 ही होगी। अब यहाँ पे जो वर्क किया जा रहा है, ये जो जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ अभी, सर्कल,
अब इसमें हमने तो कांस्टेंट वैल्यू इसको C3 दे दी है, बट C3 जो है ये कांस्टेंट वैल्यू इट इज़ कम्बिनेशन है किन चीज़ों का। सबसे पहले आपके पास ये जो एरे है, ये जिसको मैं सर्कल के अंदर सर्कल कर रहा हूँ, इसके एलिमेंट को एक्सेस किया जाएगा उसकी लोकेशन से, तो ये 1 स्टेप काउंट होगा। फिर हम +5 कर रहे हैं, जैसे कि ये यहाँ पे +5 हो रहा है इस जगह पे, ठीक है। तो ये प्लस जो 5 इसके साथ ऐड हुआ है, ये हमारे पास एक और कांस्टेंट इसको रिप्रेजेंट करेगा, और जब इसका सम हो जाएगा और वो सम इस a ऑफ i को असाइन हो जाएगा, तो ये हमारे पास असाइनमेंट का वर्क हो रहा है। तो C3 बेसिकली जो है जो कांस्टेंट वैल्यू है, इट इज़ कम्बिनेशन ऑफ 3 अदर कांस्टेंट वैल्यूज़। कौन कौन सी? एक कांस्टेंट वैल्यू वो जो आप एरे के एलिमेंट को ट्रिगर कर रहे हैं या उसको एक्सेस कर रहे हैं, जैसे a ऑफ i। दूसरा आपके पास जब आप प्लस ऐड कर रहे हैं, ठीक हो गया, यानी +5 ऐड कर रहे हैं उसके साथ। और थर्ड क्या है, जब आप असाइनमेंट का प्रोसेस कर रहे हैं, असाइनमेंट का स्टेप कर रहे हैं, यानी कि a ऑफ i की एग्जिस्टिंग वैल्यू और +5, और जो सम बनेगा वो वापस a ऑफ i को जो है वो एलोकेट हो जाएगा। तो ये जो C3 है, ये कम्बिनेशन है 3 कांस्टेंट वैल्यू का, जो मैंने आपको यहाँ पे डिफाइन कर दी। इसके बाद जो है प्रिंट एफ है। अब चूंकि ये भी आईओ स्टेटमेंट में आ जाते हैं, लेकिन इसके अपना तो कोई स्टेप काउंट नहीं होगा, लेकिन हम इस a ऑफ i को एज ए कांस्टेंट कंसीडर करवा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे नहीं करवाया। इट्स अप टू यू कि अगर आप इसको कांस्टेंट वैल्यू कंसीडर करेंगे भी सही, तो लेट करते हैं हम इसको C5 काउंट कर लेते हैं कि ये भी तो एरे के एलिमेंट को पॉइंट कर रहे हैं। क्लियर? तो ये भी हम एज ए कांस्टेंट इसकी वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इसने भी एक स्पेसिफिक लोकेशन से एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो जो हमारे पास एक स्टेप काउंट किया जा सकता है या एक प्रिमिटिव ऑपरेशन जो है वो काउंट किया जा सकता है। अब जब हम इसकी टोटल रन टाइम कम्प्लेक्सिटी की तरफ आते हैं, तो C1 आपके पास जो इसके डिक्लेरेशन का पार्ट था। अब N C2, अब ये क्या है, ये आपके पास लूप n टाइम चल रही थी। स्केन f की तो चूंकि इनपुट स्टेटमेंट है, इसकी अपनी कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, तो ये C2 जो इसके इस लूप के जो वो पार्ट्स हैं i को कंपेयर करने वाले और i को इंक्रीज करने वाले, जो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किए हुए हैं, तो ये उन दोनों की कास्ट को यानी कांस्टेंट वैल्यू को प्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारे पास हो गया फर्स्ट लूप के लिए। उसके बाद जो सेकंड आपके पास लूप चल रही है, जिसमें आप लोग उसको ऐड कर रहे हो, 5 को ऐड कर रहे हो एरे के हर एलिमेंट के साथ, जिस यहाँ पे आप C3 मेंशन किया हुआ है हमने, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सर्कल, ये C3। अब ये कॉम्बिनेशन है C1 प्लस C3 का y। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप एरे को डिक्लेयर किया, एरे को वो किया, तो उसके लिए भी आपने कांस्टेंट वैल्यू ली थी C1, तो C1 एंड C3 जो है ये कांस्टेंट का ऐड हुआ, एडिशन हुआ, और इनटू n आपके पास सामने आ गया। क्लियर? n क्या है? n आपके पास जो है वो टोटल नंबर ऑफ इटरेशंस हैं जो आपकी लूप परफॉर्म कर रही है। यहाँ पे वैसे तो हमने 5 मेंशन किया हुआ है, लेकिन इसका साइज जो है वो 5 की बजाय 50 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, और 500 भी हो सकता है। और फाइनल जो है ये थर्ड लूप के लिए आपके पास है n इंटू C2, और ये आपके पास, चूंकि ये यहाँ पे थर्ड लूप में प्रिंट एफ स्टेटमेंट यूज़ की गई है, जो आपके पास एक आउटपुट स्टेटमेंट है। और आपको ये पता है कि आउटपुट स्टेटमेंट, जैसे कि हम इनपुट स्टेटमेंट को एज ए स्टेप या प्रिमिटिव ऑपरेशन काउंट नहीं करते, तो यहाँ पे हम प्रिंट एफ को भी काउंट नहीं करेंगे। तो आपके पास जो इफ यहाँ पे यूज़ हो गया, जो फार का यूज़ हुआ है वो, और उसकी जो कम्प्लेक्सिटी आपके पास कैलकुलेट हुई है थर्ड लूप की, वो आपके पास है ये। उसके बाद C4 है जो आपकी रिटर्न स्टेटमेंट को पॉइंट कर रहा है, यानी कि ये यहाँ पे एंड सूडोकोड के एंड पे देखें तो इसकी जो हमने कांस्टेंट वैल्यू ली है, क्योंकि ये भी स्टेप है तो इसकी हमने कांस्टेंट वैल्यू C4 ले ली है। क्लियर? फिर उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया, इस जब तमाम कांस्टेंट वैल्यू को ऐड किया, और तो हमारे पास ये रिजल्ट आया। आप देख सकते हैं कि एक n इंटू C2 ये है, एक आपके पास n स्टैरिक C2 ये है, और एक आपके पास n स्टैरिक C2 ये है, जो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। क्लियर?
तो ये हो गया आपके पास 2n इंटू C2 और प्लस n इंटू C जो है इन दोनों का सम है, ये C1 प्लस C3 का, तो ये आपके पास यहां से रिट्रीव हो गया, ये चीज हो गई क्लियर। उसके बाद C1 वैसे ही आ गया। अब चूंकि ये भी तो कांस्टेंट है, ये कोएफिशिएंट है इसके साथ और ये इसके साथ कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है। अब हम इसको भी एक जनरल फॉर्मेट में ले आए हैं n इंटू C और यहाँ पे भी हमने लिख दिया n इंटू C क्लियर। तो ये हमारे पास जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2n स्टेरिक C और आपकी वही कांस्टेंट वैल्यू। और जब हम एसिम्प्टोटिक एनालिसिस पढ़ेंगे तो हम इन कोएफिशिएंट को और कांस्टेंट वैल्यू को इग्नोर करते हैं। तो पहले हमने इन कांस्टेंट वैल्यू को इग्नोर किया जो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई और ऐड हो रहे हैं इस एक्सप्रेशन में, और उसके बाद फिर हमने इस कोएफिशिएंट को इग्नोर कर दिया और फाइनली आपके पास जो रिजल्ट बनना वो आपके पास n है, यानी कि इसकी भी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो आपके पास n ही आएगी। तो अब आप एक इस सूडो कोड को और एक इससे जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था जिसमें हमने सिंगल लूप को एग्जीक्यूट किया था, अगर आप इन दोनों सूडो कोड को कंपेयर करें, उसमें 1 लूप थी, इसमें लूप तो 3 है लेकिन वो कंसेक्टिव फॉर्म में है। तो कंसेक्टिव फॉर्म में आपकी जितनी भी आपके पास लूप आ जाएं उनकी कम्प्लेक्सिटी जो है वो ऑलवेज क्या रहेगी, n रहेगी क्लियर। तो ये हमारे पास जो था ये कंसेक्टिव लूप की आपके पास रन टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड करने का एक वे था। अब आप इस सूडो कोड को व्यू करें। इस सूडो कोड में हमने ये किया है कि एक 2 डायमेंशनल एरे को डिफाइन किया है, 2 डायमेंशनल एरे को, और उसके बाद उस एरे को हमने इनिशियलाइज तो पहले कर दिया। उसके बाद हमने ये किया कि उसके हर एलिमेंट में 2 डायमेंशनल एरे के हर एलिमेंट में हमने 5 ऐड किया। 5 ऐड करने के बाद जब 2 डायमेंशनल एरे हमारे पास अपडेट हो गई तो फिर हमने उसको प्रिंट कर दिया, यानी कि मैट्रिक्स को रीड ऑलरेडी किया हुआ है, यानी कि हमने उसको इनिशियलाइज कर दिया और इनिशियलाइज मैट्रिक्स को फिर हमने एक नेस्टेड लूप चलाकर हमने उसके हर एलिमेंट में 5 ऐड कर दिया। और जब आपके पास 2 डायमेंशनल एरे के तमाम एलिमेंट में एडिशन हो गई तो फिर हमने उसको एक फिर नेस्टेड लूप चला के उस 2 डायमेंशनल एरे को जो है वो प्रिंट कर दिया है। तो बेसिकली ये आप प्रोग्राम जो है या ये जो सूडो कोड है ये आपके 2 डायमेंशनल एरे के हर एलिमेंट को स्कैन करना प्लस उसमें 5 ऐड करना एंड देन प्रिंट ऑल एलिमेंट्स है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है इस सूडो कोड का। अब हम इसका रन टाइम कम्प्लेक्सिटी देखते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं कि इसमें क्या हुआ। अब लेट करते हैं कि ये फर्स्ट लाइन आपके पास है, ये जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इसमें आपके पास 2 वेरिएबल डिक्लेयर हो रहे हैं और एक आपके पास 2 डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर किया जा रहा है क्लियर। और हमने इसके लिए जो कांस्टेंट वैल्यू रिजर्व कर दी है वो है C1। अब C1 जो है ये आपके डिक्लेरेशन पार्ट का हो गया। इसके बाद आपके पास एक लूप चल रही है, लूप एग्जीक्यूट हो रही है और इसके लिए हमने जो कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू जो है वो C2 ले ली। और उसके बाद अब चूंकि ये भी आपके पास लूप ही है तो इसकी भी कांस्टेंट वैल्यू आपके पास यही रहेगी। हमने इनको कंबाइन तौर पे C2 ही दे दिया क्योंकि नेस्टेड लूप थे तो हमने इनकी कॉमन एक कांस्टेंट वैल्यू ले ली क्लियर। उसके बाद आपके पास है कि इस एक्सप्रेशन को हमने सॉल्व करना है, इसका क्या कास्ट है C3। यहाँ पे नोट में आप लोग देखें C3 रेफर टू द एरे स्क्रिप्ट यूज। C3 जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोग 2 डायमेंशनल एरे के एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हो तो ये जो है आपके C3 को प्रेजेंट करेगा, रेफर करेगा क्लियर। उसके बाद आप लोग इसके साथ 5 ऐड कर रहे हो, उसी एलिमेंट के साथ 5 ऐड कर रहे हो तो ये रेफर करेगा C4 को, ठीक है। जैसे इस नोट में देखें C4 रेफर टू द अरिथमेटिक ऑपरेटर प्लस, यानी कि जो प्लस का वर्क हो रहा है अरिथमेटिक एक्सप्रेशन यानी कि एक सॉल्व हो रही है तो इसके लिए जो कांस्टेंट वैल्यू है वो आपके पास है C4 और जो रिजल्ट आपके पास आएगा और ये रिजल्ट हम असाइन कर रहे हैं दोबारा उसी 2 डायमेंशनल एरे के एलिमेंट को
तो इसकी जो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू होगी वो C5 होगी। और यहाँ पे आप नोट में देख सकते हैं कि ये जो C5 है ये रेफर हो रहा है किसी एक असाइनमेंट को जो हम यहाँ पे कर रहे हैं इसी स्टेप में, जो मैंने अभी आपको बताया है। ये तो थे हमारे पास लूप, यानी कि हम नेस्टेड लूप को चलाकर एग्जीक्यूट करके हम उसके कम्प्लेक्सिटी को देख रहे थे, लेकिन सिर्फ उस वक्त तक कि जब तक वो ऐड नहीं हुआ। अब हम आते हैं कि सेकंड जो नेस्टेड लूप हम चला रहे हैं, एक यहाँ पे एक और ये हमारे पास 2, लेकिन इसमें हमने इसको कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं दी क्योंकि ये हमारे पास आउटपुट स्टेटमेंट थी। अगर आप देना चाहते हैं तो आप इस बेस पे इसको कांस्टेंट वैल्यू दे सकते थे, जैसे C7 अगर मैं देना चाहूँ इसको तो हम इसको C7 कह सकते हैं, क्योंकि ये भी तो एरे के एलिमेंट को एक्सेस कर रहा है। और एरे के एलिमेंट को, चाहे वो 2 डायमेंशनल है चाहे 1 डायमेंशनल है, अगर उसके किसी एलिमेंट को एक्सेस करो तो वो भी आपके पास जो है वो 1 स्टेप काउंट किया जाता है। तो अब यहाँ पे हम इसकी कम्प्लेक्सिटी को देखते हैं कि क्या हुआ। सबसे पहले है C1, ये आपके 2 डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर करना, उसको इनिशियलाइज करना और अदर वेरिएबल को डिक्लेयर करने की कांस्टेंट वैल्यू है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये इस जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट, इसमें जो n है, n आपके आउटर लूप को प्रेजेंट कर रहा है कि आपकी आउटर लूप जो है वो n टाइम एग्जीक्यूट हो रही है। और m जो है ये आपके पास आपकी इनर लूप को पॉइंट कर रहा है कि m जो है ये नंबर ऑफ टोटल एग्जीक्यूशन जो है वो आपके इनर लूप के लिए है। और जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, लेट करते हैं ये बोथ n है, तो हमारे पास इसके जो टोटल वैल्यू आ जाएगी वो n² आ जाएगी। और ये उस केस में होगा जब आप m को भी n ही काउंट करो, m हो या n हो, ये आपके पास एक नंबर है, यानी कि इनपुट साइज को रेफर कर रहे हैं। तो m की वैल्यू भी कोई कांस्टेंट हो सकती है, फॉर एग्जांपल 10, 20, और इसी तरह n की वैल्यू भी हो सकती है। तो हम अगर दोनों को n कंसीडर करें तो ये हमारे पास n² बन जाएगा। और सेम केस जो है आपके पास, जो आप सेकंड टाइम नेस्टेड लूप चला रहे हो, ये जिसको मैं अभी सर्कल कर रहा हूँ, ये जिसको अभी मैं सर्कल कर रहा हूँ, आप इसको देखें, इसमें भी सेम ही फॉर्म है। यानी कि आपके पास नेस्टेड लूप चल रही है तो आउटर लूप आपकी n टाइम चल रही है और इनर लूप जो है वो आपके पास m टाइम चल रही है। अगर बोथ n कंसीडर किए जाएं तो आपके पास क्या बन जाएगा, n² बन जाएगा। अब इसके बाद जो है आप कम्प्लेक्सिटी की तरफ आ जाएं। ये C1 जो था ये आपके पास जो 2 डायमेंशनल एरे है इसकी डिक्लेरेशन के साथ और इसकी इनिशियलाइजेशन की वो था। अब यहाँ पे n आपकी आउटर लूप है। कौन सी आउटर लूप है, ये जो हमने यहाँ पे मेंशन किया था, ये मैं एरो भी इसी पे लगा रहा हूँ कि ये जो n है ये आपके पास इस आउटर लूप के टोटल इटरेशन को शो कर रहा है, और जो m है वो आपके पास इस इनर लूप के टोटल नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन को या इटरेशंस को जो है वो प्रेजेंट कर रहा है। अब ये आपके पास टोटल कास्ट है, कांस्टेंट वैल्यूज का सम है। अब इसमें यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि C3, C4 एंड C5 तो ये है, और C2 क्या है वो हमने ये जो दोनों लूप की एग्जीक्यूशन से लिया था, ये C2 आपको यहाँ से मिल रहा है। क्लियर। अब ये C2, C3, C4 एंड C5 ऑल दीज आर कांस्टेंट, तो इन चारों कांस्टेंट को हम रिप्लेस कर देंगे किसी और कांस्टेंट के साथ। उसके बाद फिर जो सेकंड टाइम आपकी लूप चल रही है, ये जो जिसको हम सर्कल कर रहे हैं अभी, ये सेकंड टाइम लूप है। इसके लिए ये फिर जो n है ये आपके इस आउटर लूप को प्रेजेंट करेगा, और ये जो m है ये आपके पास आपकी इनर लूप को प्रेजेंट करेगा, और इनटू C4। अब C4 आपके पास जो है ये क्या होगा, ये आपके पास जो है एरे के एलिमेंट को एक्सेस करना है, जैसा कि हमने यहाँ नोट में ये मेंशन कर दिया था। ये C3 या C4 ये जो हमें एरे के इसको रीड करना था, ये उसको मेंशन कर रहा है C3, इसको आप C3 भी कह सकते हैं। क्लियर। यानी कि ये जो आप C3 देंगे, C3 रेफर टू एरे स्क्रिप्ट यूज, तो यहाँ पे भी एरे स्क्रिप्ट यूज किया जा रहा है, ये जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग C3 यानी यूज करेंगे, और प्लस C6 क्या है, वो आपकी ये रिटर्न स्टेटमेंट को पॉइंट करता है
यानी कि रिटर्न स्टेटमेंट भी आपका एक स्टेप या एक प्रिमिटिव ऑपरेशन काउंट हो रहा है, तो हम यहाँ पे वो भी लिख रहे हैं। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो C1 वैसे ही इस पे आ गया और C6 हमने इन दोनों को इकट्ठा कर दिया जो कांस्टेंट थे हमारे, और यहाँ इनको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास दोनों नेस्टेड लूप के लिए ये इक्वेशन बन गई। और फिर आपके पास जो है ये जो कि 2 बन रहे हैं, एक n स्टेरिक m स्टेरिक c है और एक दूसरी बार भी है, तो ये हमारे पास हो गए 2 इंटू n स्टेरिक m स्टेरिक c एंड प्लस c। अब ये c जो है इन दोनों का कम्बिनेशन है, यानी कि इन दोनों को ऐड किया गया है, C1 एंड C6 को ऐड करके उसको रिप्लेस कर दिया गया है कांस्टेंट वैल्यू C के साथ। और फाइनली हमने इस 2 को ट्रिम कर दिया, आउट कर दिया, और इस कांस्टेंट C को भी हमने ट्रिम कर दिया। ये आप कह सकते हैं कि उसको यहाँ से हमने निकाल दिया इस एक्सप्रेशन से, और फाइनली आपको ये चीज़ मिली। अब चूंकि C फिर एक कांस्टेंट है तो ये इक्वेशन आपके पास इस फॉर्मेट में आ जाएगी। और अगर हम लेट करते हैं कि m जो है वो भी n ही है, वो भी एक वैल्यू ही होगी, आपके इनपुट साइज को शो करेंगे, चूंकि दोनों इनपुट साइज को शो कर रहे हैं, ये इनपुट साइज को शो कर रहे हैं, तो आपके पास हम इनको m इक्वल टू n लिख सकते हैं। तो ये फाइनली आपके पास क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो कम्प्लेक्सिटी थी ये आपके पास नेस्टेड लूप की थी। तो इससे हमें एक बात ये पता चल गई कि जब भी आपके पास नेस्टेड लूप एग्जीक्यूट होगी तो उसकी जो कम्प्लेक्सिटी है उस सूडो कोड की, वो आपके पास n रेज़ टू पावर में आएगी। अगर आपके पास नेस्टेड लूप 2 लेवल की है तो आपकी कम्प्लेक्सिटी होगी n स्क्वायर। जैसे यहाँ पे है, आप लोग देख सकते हैं, ये आपके पास 2 लेवल की नेस्टेड लूप है, इसमें 2 लेवल हैं, लेवल आउटर लूप, इनर लूप, तो इसकी कम्प्लेक्सिटी आपको मिल जाएगी n स्क्वायर। और अगर आपके पास 3 लेवल हो तो फिर आपके पास कम्प्लेक्सिटी जो उसकी होगी वो n3 हो जाएगी। क्लियर? तो अब जितने लेवल आप बढ़ाते जाएं उतनी कम्प्लेक्सिटी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, यानी लेकिन वो भी n रेज़ टू पावर में। अगर आपके पास 5 नेस्टेड लेवल लूप हैं, फॉर एग्जांपल फर्स्ट लूप आउटर, आउटर मोस्ट, आउटर, फिर इनर मोस्ट, इस तरह की अगर आपके पास लूप के अंदर लूप आ रही है तो आप टोटल लेवल को काउंट करें और वही आपकी जो है कम्प्लेक्सिटी है। अब एक चीज़ और भी आप लोग इस सूडो कोड में नोट करें कि हमारे पास नेस्टेड लूप जो है वो 2 बार चल रही है, 2 बार चले, यानी कि एक नेस्टेड लूप भी n स्क्वायर आएगा, दूसरा भी n स्क्वायर आएगा, तो हम दोनों को जब ऐड करेंगे तो वो 2n स्क्वायर बन जाता है। और 2 जो है आपके पास एक कोएफिशिएंट है, तो कोएफिशिएंट को हम ट्रिम कर देते हैं। तो जिस तरह पिछली एग्जांपल में हमने कंसेक्टिव लूप को यूज़ किया था, 3 कंसेक्टिव लूप को, तो उसकी कम्प्लेक्सिटी भी उतनी आई थी जितने एक बार लूप यूज़ करने पे आई थी सूडो कोड में। तो इसी तरह यहाँ पे भी अगर आप एक बार नेस्टेड लूप यूज़ करेंगे तो उसकी कम्प्लेक्सिटी भी उतनी ही होगी जितनी आपके पास बाकी नेस्टेड लूप में आएंगे, अगर वो हैं 2 लेवल के। अब अगर एक सिचुएशन ये भी है कि अगर आपका एक सूडो कोड है, उसमें पहले जो लूप आ रही है, पहले नेस्टेड लूप आ रही है, यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, अगर आपकी फर्स्ट नेस्टेड लूप जो है वो 2 लेवल की है, 2 लेवल उसमें है, तो उसकी जो कम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी n स्क्वायर। और उसके बाद जो 2 लूप नेस्टेड लूप आ रही हैं वो 3 लेवल की हैं, तो उसकी जो कम्प्लेक्सिटी आएगी कैलकुलेशन में वो आपके पास होगी n क्यूब। तो ओवरऑल आपके पास इस सूडो कोड की कम्प्लेक्सिटी क्या n स्क्वायर काउंट होगी या n क्यूब काउंट होगी। तो इसका जो रिजल्ट है वो ये है कि ऐसे सूडो कोड की जो कम्प्लेक्सिटी होगी वो आपके पास n क्यूब काउंट होगी, ना कि n स्क्वायर। ठीक है, ये फर्दर फिर हमें एसिम्प्टोटिक एनालिसिस जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हमें ये चीज़ें फिर और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, और क्यों हम n क्यूब को प्रेफर कर रहे हैं n स्क्वायर को नहीं, क्योंकि ये आपके पास हाई ग्रोथ टर्म है, यानी कि जिसकी ग्रोथ बहुत जल्द ही होगी। अगर आप पावर इन दोनों को इक्वेट करें, इन दोनों फंक्शंस को आप इनकी क्वालिटी चेक करें तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन ये सिर्फ हम उस वक्त करेंगे जब एसिम्प्टोटिक एनालिसिस हम टॉपिक पढ़ेंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट हमारे पास सूडो कोड जो है
इसमें भी 2 डायमेंशनल एरे को इनिशियलाइज किया गया है और फिर उसी के तमाम एलिमेंट्स के अंदर 5 को ऐड किया गया है। अब यहाँ पे एक और काम भी हो रहा है और वो काम ये है कि आपके जो फर्स्ट रो है उसके तमाम एलिमेंट को ऐड भी किया जा रहा है, यानी 2 डायमेंशनल एरे की जो फर्स्ट रो है उसके तमाम एलिमेंट को ऐड किया जा रहा है। वो आपको अभी इस प्रोग्राम के इस फंक्शन से पता चल जाएगा। सबसे पहले आप इसका लॉजिक देखें कि इसकी एग्जीक्यूशन कैसी है, फिर हम इसकी कम्प्लेक्सिटी लेवल को डिस्कस करेंगे। ये आपके पास आउटर लूप है दिस वन, और ये आपके पास है इनर लूप। अगर हम आउटर लूप की बॉडी को चेक करें, उसके यानी कि इंस्ट्रक्शन को चेक करें कि कौन कौन से इंस्ट्रक्शन उसके अंदर आ रही हैं, इनक्लोज हैं, तो ये ब्लॉक डायग्राम यानी कि ये जो आपके बॉक्स में ड्रा कर रहा हूं ये इसकी बॉडी है। इस बॉडी में 2 इंस्ट्रक्शंस हैं। पहली इंस्ट्रक्शन आपके पास यानी कि पहला जो स्टेटमेंट पार्ट है वो ये है, और दूसरा स्टेटमेंट पार्ट आपके पास ये s इक्वल टू s प्लस AR0 है, और यही स्टेटमेंट जो है ये आपके पास रो का सम फाइंड कर रही है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि रो का सम फाइंड कर रही है? क्योंकि r की वैल्यू चेंज होगी और कॉलम जो है 0 रहेगा। क्लियर? और हमें यहाँ पे अगर रो का सम करना है तो हमें इधर 0 करना पड़ेगा और यहाँ पे जो है हमें r को लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम वहाँ पे r लिखते हैं वहाँ पे 0 तो वो फिर कॉलम का सम करेगी, और अब आपके पास जो है ये रो का सम फाइंड करेगी, क्योंकि रो रहेगी कांस्टेंट, 0 है कांस्टेंट रहेगी, और जो आपके पास r है इसकी वैल्यू चेंज होगी। तो आप कॉलम वाइज जो है इसकी बजाय आप रो वाइज अब इसको ट्रैवर्स करोगे, स्कैन करोगे। ठीक है? और अगर मैं इसको पहले इसमें लिखता जैसे यहाँ पे r और यहाँ पे 0 लिखा हुआ है तो ये वैल्यू चेंज होगी, और इसके चेंज होने का मतलब फिर क्या होगा कि आपका कॉलम कांस्टेंट रहेगा और रो चेंज होगी। और जो अभी लिखा है कि यहाँ पे 0 और यहाँ पे r, तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास रो फिक्स रहेगी 0 रो, और कॉलम जो है वो चेंज होगा, क्योंकि r की वैल्यू चेंज होगी। तो 0 1 पहले 0 0 होगा, फिर 0 1, फिर 0 2, फिर 0 3 एंड सो ऑन। तो ये पूरी रो को जो है वो सम फाइंड करेगी। तो ये इनमें डिफरेंस था। तो इस लाइन का मकसद जो है, ये पर्पस जो है वो सिंपली आपके फर्स्ट कॉलम को या फर्स्ट रो को के एलिमेंट को ऐड करना है। ये तो था इसका पर्पस कि इस सूडो कोड का क्या पर्पस है। अब हम आते हैं इसकी कम्प्लेक्सिटी की तरफ। ये जो फर्स्ट लाइन आपके पास है जहाँ पे हमने 2 डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर किया और वेरिएबल्स को भी डिक्लेयर और इनिशियलाइज किया, तो इसको हमने कांस्टेंट वैल्यू दे दी C1। इसी तरह ये असाइनमेंट हो रही है, इसको हमने एक कांस्टेंट वैल्यू दे दी C2, और ये जो लूप का कांस्टेंट है वो भी इसी के अंदर मर्ज हो जाएगा। यानी कि जो C2 है ये आपके 2 असाइनमेंट को प्रेजेंट कर रहा है, s इक्वल टू 0 की स्टेप को भी और c इक्वल टू 0 स्टेप को भी। क्लियर? उसके बाद ये दोनों जो है स्टेटमेंट्स, ये जो लूप का पार्ट है, लूप का सेकंड फॉर लूप का सेकंड और थर्ड जो सेक्शन है, c लेस देन आर इक्वल टू 1 सेमीकोलन c प्लस प्लस, इन दोनों की जो कंबाइन कांस्टेंट वैल्यू बनती है वो C3 बनती है। तो ये C3 जो है इन दोनों के स्टेप्स को, यानी इन दोनों प्रिमिटिव ऑपरेशन को प्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद ये आपकी एक स्टेटमेंट है जिसमें हम एरे के हर एलिमेंट में 5 5 ऐड कर रहे हैं। तो अब इनकी कास्ट जो आई है वो C4 यानी कांस्टेंट वैल्यू C5 एंड C2 है। अब ये क्या है वो आपको इस नोट में पता चल जाएगा कि C2 जो है ये आपके असाइनमेंट है। ठीक है? और ये असाइनमेंट आपकी हो रही है इस जगह पे जहाँ पे मैं सर्कल ड्रा कर रहा हूँ, इस सर्कल में हो रही है। और C4 जो है ये आपके एरे के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए, यानी कि जब आप एरे के किसी एक लोकेशन से एलिमेंट को एक्सेस करते हैं तो उसकी जो कांस्टेंट वैल्यू आएगी वो C4 होगी, और वो आपके पास जो है वो ये है। क्लियर? उसके बाद C5 जो है ये आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेटर प्लस को प्रेजेंट करता है, जो यहाँ पे यानी कि ये एडिशन जो हो रहा है, ये जिसको मैं सर्कल ड्रा कर रहा हूँ ये हो जाएगा।
तो ये कांस्टेंट वैल्यू की डिस्क्रिप्शन है। और फाइनली आपके पास एक C6 पड़ा हुआ है इस सूडो कोड के एंड पे, और ये C6 क्या प्रेजेंट करेगा, ये आपके मेथड के रिटर्न स्टेटमेंट को, जिसको आप प्रिमिटिव स्टेटमेंट कह रहे हैं, ये उस स्टेप को काउंट करने के लिए है। अब इसकी टोटल कम्प्लेक्सिटी जो है वो आप इन तमाम को ऐड कर दें जैसे हमने पिछले सूडो कोड में किया, और ये तमाम ऐड हो जाएंगे। और उसके बाद जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास एक ये इक्वेशन बनेगी n इंटू एम इंटू सी, और एक बनेगी n इंटू सी। तो अगर हम ये लेट करते हैं कि n जो है वो और m ये बहुत जो है वो आपके n यानी कि इनपुट साइज को शो करते हैं, तो फिर आपके पास ये हो जाएगा n स्क्वायर, और यहाँ पे सिंपली n आ जाएगा, और ये जो c है ये ट्रिम हो जाएगा। c जिसको मैंने सर्कल में कर दिया ये आपके पास ट्रिम हो जाएगा, और आपके पास इस एल्गो की जो कम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, रन टाइम कम्प्लेक्सिटी, वो आपके पास है n स्क्वायर प्लस n। तो इससे हमें क्या पता चलेगा, अगर आपको किसी भी सूडो कोड की या एल्गोरिथम की कम्प्लेक्सिटी सामने हो, जैसे अभी यहाँ पे n स्क्वायर प्लस n, तो आपके माइंड में ये चीज़ फ़ौरन आ जाएगी कि एक इसमें नेस्टेड लूप चल रही है और दूसरी आपके पास सिंगल लूप की एग्जीक्यूशन है। यानी कि जो n है वो आपको प्रेजेंट कर रहा है कि ये कुछ वर्क ऐसा है जो सिंगल लूप पे डिपेंड कर रहा है, और कुछ वर्क आपका ऐसा है जो आपके पास, यानी कि कुछ प्रिमिटिव ऑपरेशन ऐसे हैं जो डबल लूप के अंदर इंक्लोज हैं और नेस्टेड लूप के अंदर, और कुछ प्रिमिटिव ऑपरेशन ऐसे हैं जो सिंगल लूप का पार्ट हैं, जैसे कि ये जो इसको मैंने सर्कल किया है, ये आपका जो प्रिमिटिव ऑपरेशन है ये किसके अंदर इंक्लोज है, ये n के लिए है। n इसको प्रेजेंट करेगा कि कोई एक ऐसा आपके पास प्रिमिटिव ऑपरेशन है जो सिंगल लूप के अंदर आ रहा है, और कुछ एक ऐसा आपके पास प्रिमिटिव ऑपरेशन है जो आपके पास n स्क्वायर के अंदर आ रहे हैं, यानी नेस्टेड लूप का पार्ट बन रहे हैं। तो ये उसकी प्रेजेंटेशन आप यानी उसको प्रेजेंट करेगा। तो ये था हमारे पास रन टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ इस सूडो कोड, जिसमें आपके पास नेस्टेड लूप और प्लस सिंगल लूप का यूज़ है, यानी कि नेस्टेड ना हो, सिंपल लूप का यूज़ है। तो वो आपने देख लिया इसमें। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो टाइप ऑफ कम्प्लेक्सिटी लेवल है। जैसे कि हम पहले मेंशन कर चुके हैं पिछली स्लाइड में भी, कि जब हम ये पढ़ रहे थे कि स्टेप्स ऑफ जो है टाइम कम्प्लेक्सिटी के क्या हैं, तो उसमें हमारे पास जो थर्ड नंबर का स्टेप था जिसमें हमने ये डिसाइड करना है कि हमारा जो सूडो कोड है उसका कम्प्लेक्सिटी लेवल क्या है, वो हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो हमारे पास 3 टाइप के कम्प्लेक्सिटी लेवल्स हैं: बेस्ट केस कम्प्लेक्सिटी, वर्स्ट केस एंड एवरेज केस। बेस्ट केस ये है कि आपको मिनिमम नंबर ऑफ कंपैरिजन या फ्यू नंबर ऑफ कंपैरिजन या स्टेप्स जो है वो परफॉर्म करने पड़ते हैं। वर्स्ट केस में ये होगा कि आप लोगों ने मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपैरिजन को देखना है, यानी कि आप मैक्सिमम कितने आपको कंपैरिजन परफॉर्म करने पड़ेंगे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और बेस्ट केस ये होगा कि आपको एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कितने कंपैरिजन या स्टेप जो है वो परफॉर्म करने पड़ेंगे। और एवरेज जो है इट इज़ वेरी हार्ड टू डिटेक्ट इट, क्योंकि डिफरेंट प्रॉब्लम्स में अमूमन हम जो है फोकस भी इसी पे करेंगे, क्योंकि एवरेज अगर हमें फाइंड हो जाता है तो हम बाज़ एल्गोरिथम ऐसे होते हैं जिसमें इनपुट साइज बहुत बड़ा होता है, तो हमें उसका वर्स एनालिसिस की बजाय हमें उसका जो है एवरेज जो केस कम्प्लेक्सिटी बनती है हमें उसको एवेलुएट करना पड़ता है। बहरहाल इसको जो प्रिडिक्ट करना है वो इतना आसान नहीं है, वो डिपेंड करता है आपके इनपुट साइज पे, और जो आप फंक्शन परफॉर्म करना चाहते हो या जो प्रिमिटिव आपके जो ऑपरेशन है उस पे डिपेंड करता है कि आपके एवरेज केस कम्प्लेक्सिटी किसी भी सूडो कोड के लिए क्या बनेगी। तो ये हमारे पास 3 टाइप हैं। इन तीनों टाइप को हम एक एग्जांपल के थ्रू भी, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था लीनियर सर्च के बारे में, और यहाँ पे अब हम देख भी रहे हैं कि ये टाइप ऑफ कम्प्लेक्सिटी इस सिनेरियो में कैसे अपना वर्क परफॉर्म करेगी। सबसे पहले हम देखते हैं वर्स्ट केस को, जहाँ पे आप लोगों को ये वर्स्ट केस है, वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी। इसमें ये होगा कि यू वांट टू सर्च वन इन अबव
विच इज एट लोकेशन n। फॉर एग्जाम्पल आप जो एलिमेंट सर्च करना चाहते हैं वो है 1, और 1 जो पड़ा हुआ है वो आपके पास एट द एंड ऑफ एरे पड़ा हुआ है, लास्ट लोकेशन पे। तो अब चूंकि आपके पास एरे का जो साइज है यहाँ पे वो है 7, आपके पास है 7, टोटल एरे का जो साइज है वो 7, तो आपको 7 कंपैरिजन परफॉर्म करने पड़ेंगे यहाँ पे। यू नीड n स्टेप्स, क्योंकि आपका जो सर्च, जिस एलिमेंट को आप सर्च करना चाहते हैं वो आपके लोकेशन एंड लोकेशन पे पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है आपको n कंपैरिजन या n स्टेप जो है वो परफॉर्म करने पड़ेंगे, और ये आपका वर्स्ट केस है फॉर लीनियर सर्च। बेस्ट केस क्या है? फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू सर्च एलिमेंट 5 इन एरे, अगर आप 5 को सर्च करना चाहते हैं एरे में, और 5 जो है वो आपके पास पड़ा हुआ है इस फर्स्ट लोकेशन पे, ये जिसको मैंने अभी सर्कल किया है, लोकेशन फर्स्ट पे जो पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको सिंगल स्टेप परफॉर्म करना पड़ेगा, आपको n स्टेप जो है वो परफॉर्म नहीं करने पड़ेंगे। तो क्या मतलब हुआ इसका कि ये हमारे पास बेस्ट केस है, इसमें हमें फ्यू कंपैरिजन यानी कि फ्यू स्टेप जो है वो परफॉर्म करने पड़ गए हैं। अब एवरेज केस जो है ये डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप 2 सर्च करना चाहते हैं, इस एरे में 2 को सर्च करना चाहते हैं, तो आपको जो टोटल कंपैरिजन करने पड़ेंगे वो 3 करने पड़ेंगे। 2 के लिए आपको 3 कंपैरिजन करने पड़ेंगे, और अगर आपने 9 को सर्च करना है तो आपको 5 कंपैरिजन करने पड़ रहे हैं। तो आप देख लें कि एवरेज केस को डिटेक्ट करना इतना इजी नहीं है एज कंपेयर टू बेस्ट केस और वर्स्ट केस को। ठीक है, तो ये हमारे पास जो था ये लीनियर सर्च की टाइप ऑफ कम्प्लेक्सिटी को डिस्कस करना था। ये हमारे पास एक चार्ट है कि इसमें हम ये देख रहे हैं कि अगर ये जो वर्टिकल लाइन है आपको ये नजर आ रही है, ये शो कर रही है नंबर ऑफ स्टेप्स को। आप अगर नंबर ऑफ स्टेप जब बढ़ते हैं तो आपके पास वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी की तरफ आप जाएंगे, यानी वर्स्ट केस एनालिसिस आप करना चाहते हैं। और अगर नंबर ऑफ स्टेप डिक्रीज होते हैं तो इसका मतलब है आप बेस्ट केस कम्प्लेक्सिटी की तरफ जाना चाहते हैं। और बाकी इनपुट साइज जो है आपका n ही रहेगा, वो कोई एरे भी हो सकती है, कोई मैट्रिक्स भी हो सकता है। तो जब भी आप नंबर ऑफ स्टेप आपके इंक्रीज होंगे किसी सूडो कोड के लिए, यानी कि प्रिमिटिव ऑपरेशन ज्यादा होंगे, तो उतना आपको क्या करना पड़ेगा, आप जाएंगे वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी की तरफ। और अगर नंबर ऑफ स्टेप आपको फ्यू या सम नंबर ऑफ स्टेप परफॉर्म करने पड़ रहे हैं, या कुछ आपके प्रिमिटिव ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म हो रहे हैं, तो वो आपका बेस्ट केस कम्प्लेक्सिटी को प्रेजेंट करेगी। अब हमारे पास एक वो है कि रिलेशनशिप हम शो करना चाहते हैं कि ये जो हम रन टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड कर रहे थे, कुछ सूडो कोड में हमने फाइंड की, और प्लस हमने टाइप ऑफ कम्प्लेक्सिटी को डिस्कस किया, तो इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है। अब रिलेशनशिप आपको इस ब्लॉक से, ये जो जिसको मैं टिक मार्क कर रहा हूँ, इस ब्लॉक में आप देखें कि आपको लोअर बाउंड चाहिए, यानी कि फ्यू नंबर ऑफ स्टेप्स देखने हैं, और आपको अपर बाउंड चाहिए, हाई नंबर ऑफ स्टेप्स देखने हैं, यानी कि आपको मैक्सिमम कंपैरिजन को देखने हैं और मिनिमम आपको कितने कंपैरिजन वो कर रहे हैं। तो आपका जो एल्गोरिथम की रन टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी वो इन दोनों के, यानी कि लोअर बाउंड और अपर बाउंड के मिडल में काउंट होगी। ठीक है, मिडल के अंदर कैलकुलेट होगी। और बाकी जो है आप यहाँ पे वर्स्ट केस जो है प्रोवाइड अपर बाउंड, जैसे कि मैंने आपको पहले भी डिस्कस करके बताया कि आप वर्स्ट केस देखते हो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने प्रिमिटिव ऑपरेशन जो है वो आपके सूडो कोड में परफॉर्म किए जा रहे हैं, बेस्ट केस में कितने फ्यू नंबर ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म किए जा रहे हैं, और एवरेज केस में जो है वो आपके पास जो है वो डिपेंड करता है, एक प्रिडिक्शन है कि आपको 3 भी करने पड़ सकते हैं, 5 भी करने पड़ सकते हैं, और बहुत अब समझ लें कि बेस्ट केस के वो इक्वलेंट भी हो सकता है, उसके करीब करीब भी हो सकता है, और यही एवरेज केस जो है वो आपके वर्स्ट केस की तरफ भी मूव कर सकते हैं। बट इट डिपेंड ऑन द टाइप एंड नेचर ऑफ योर एल्गोरिथम। क्लियर? अब इस स्लाइड में आप एक चार्ट देख सकते हैं, बार चार्ट यूज किया गया है, और इस बार चार्ट में
तीनों टाइप ऑफ कम्प्लेक्सिटी के बार्स को शो किया गया है कि अगर हम इनपुट साइज को इंक्रीज करना शुरू कर दें तो आपके पास जो रनिंग टाइम है बेस्ट केस का और एवरेज केस का और वर्स्ट केस का ये भी इंक्रीज ही होंगे। क्लियर? यानी कि इनपुट साइज और रनिंग टाइम जो है ये आप कह सकते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप इनपुट साइज अपने सूडोकोड का बढ़ाते जाएं तो उसका रनिंग टाइम जो कम्प्लेक्सिटी है या उसका जो रनिंग टाइम है वो भी इंक्रीज होता जाएगा। मोस्ट एल्गोरिथम जो है परफॉर्म इनपुट ऑब्जेक्ट इनटू आउटपुट ऑब्जेक्ट। क्लियर? और इसी तरह आप एवरेज केस टाइम जो है इज ऑफन डिफिकल्ट टू डिटरमाइन, जैसे हमने लास्ट इसमें डिस्कस किया था, और हमारा जो फोकस रहेगा वो वर्स्ट केस एनालिसिस की तरफ रहेगा, क्योंकि बाज़ जो हम यही शो करना चाहते हैं कि हमारा सूडो कोड जो है विद स्पेस एंड टाइम कम्प्लेक्सिटी दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इजीली जो है वो इम्प्लीमेंट हो सके। क्लियर? तो ये था हमारे पास जो यानी कि टाइप ऑफ कम्प्लेक्सिटी और उसके रिलेशनशिप रन टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम के साथ। ये आपका होमवर्क है, आपने 2 एक्सरसाइजेस सॉल्व करनी है। मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि आप लोगों ने क्या कैसे परफॉर्म करना है। एक्सरसाइज 1, राइट ए सूडो कोड विच फाइंड द सम ऑफ 2 3 क्रॉस 3, यानी उसका ऑर्डर है। 2 मैट्रिक्स आपने रीड करने A एंड B एंड देन कैलकुलेट इज रनिंग टाइम, और रनिंग टाइम उसी तरह कैलकुलेट करना है जैसे मैंने पीछे जो स्लाइड्स में हमने एग्जांपल को डिस्कस किया था उसी तरह आपने इसको भी सॉल्व करना है और बताना है कि इसका रनिंग यानी रन टाइम कम्प्लेक्सिटी इसकी क्या आ रही है। सेकंड सूडो कोड में आप लोगों ने राइट सूडो कोड विच रीड ए नंबर n एंड प्रिंट वेदर इट इज प्राइम और नॉट, यानी कि आपने एक सूडो कोड लिखना है जो आपके एक नंबर को रीड करे और चेक करे कि ये नंबर प्राइम है या नहीं है। जब आपका ये सूडो कोड डिज़ाइन हो जाए तो फिर आप लोग उसकी रन टाइम कम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करें और उसका कंक्लूजन उसी तरह ड्रा करें। इनका सोल्यूशन जो है वो मैं आपको नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें भी बता दूंगा, ताकि आप लोग इस दौरान आप इसको अटैम्प्ट कर लें कि इनके क्या सोल्यूशन आते हैं, फिर आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। Now come to the summary of our lecture number 5. इसमें हमने सबसे पहले ये देखा कि नंबर ऑफ जो स्टेप्स हैं यू नीड टू फाइंड द कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम, और इसमें जो मेन जो चीज़ें थी जैसे आपको एक सूडो कोड की कम्प्लेक्सिटी फाइंड करने के लिए दी जाए कि इसका आप कम्प्लेक्सिटी को फाइंड करें तो आप लोगों का पहला जो होगा पर्पस वो ये होगा कि आपने उसके नंबर ऑफ स्टेप्स या जो आप कह सकते हैं प्रिमिटिव ऑपरेशन जो हैं वो फाइंड करने हैं। अगर वो आप लोगों को फाइंड हो गए कि कितने प्रिमिटिव ऑपरेशन वो हो रहे हैं, देन यू कैन ईजीली फाइंड द रन टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ यूर सूडो कोड और एल्गोरिथम। और रन टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है ये वेरी करती है किन बेस की बेस पे आपके, यानी कि अगर सिंपल प्रोग्राम है, सिंपल लूप यूज़ हो रही है, या सिंपल आपके पास सिलेक्शन स्टेटमेंट है, या आपके पास नेस्टेड लूप है, या आपका सूडो कोड में कंसेक्टिव लूप आ रही हैं, तो ये उस पर डिपेंड करते हैं आपके नेचर ऑफ एल्गोरिथम पे कि आप लोगों ने उसमें कौन कौन से कंस्ट्रक्ट्स लैंग्वेज के जो हैं वो यूज़ किए हुए हैं। लूप है तो लूप आपकी सिंगल लूप है या नेस्टेड लूप है, अगर आपके पास या कंसेक्टिव लूप है। इसी तरह अगर आपके पास लूप के अंदर सिलेक्शन आ जाती है, लूप के अंदर आप इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करना चाहते हो तो देन आप लोग टाइप ऑफ कम्प्लेक्सिटी कौन सी इसके लिए सिलेक्ट करोगे। और फाइनली फिर हमने ये भी पढ़ा कि हमारे पास किसी भी सूडो कोड की टाइप ऑफ कम्प्लेक्सिटी के कौन कौन से लेवल्स हैं, उसमें हमारे पास 3 आ जाते हैं। एक बेस्ट केस है, एक एवरेज केस है और एक वर्स्ट केस है। बेस्ट केस जो है, बेस्ट केस जो कम्प्लेक्सिटी है ये आपके फ्यू नंबर ऑफ कंपैरिजन को या फ्यू नंबर ऑफ प्रिमिटिव ऑपरेशंस को या फ्यू नंबर ऑफ स्टेप्स को प्रेजेंट करती है। जैसे हमने लीनियर सर्च में पढ़ा कि उसमें आपको बेस्ट केस उसका यही होगा कि आपका एलिमेंट आपको फर्स्ट लोकेशन पे मिल जाए। इसी तरह वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी जो है वो हमारे पास प्रेजेंट करती है मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिमिटिव ऑपरेशन को या स्टेप्स को। और जो एवरेज केस है ये प्रिडिक्शन पे है। फॉर एग्जांपल आप जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे लीनियर सर्च में था,
हम एलिमेंट को सर्च करना चाहते थे, अगर वो फर्स्ट लोकेशन पे नहीं मिला, एंड पे भी नहीं है, तो एरे के मिडल में किसी भी लोकेशन पे वो जो है वो मिल सकता है। जैसे हमने अभी सॉल्व भी किया था कि वो लोकेशन 2 पे भी हो सकता है, लोकेशन 7 पे भी हो सकता है। तो जिस लोकेशन पे भी हो वो अनप्रेडिक्टेबल है, हम पहले से नहीं बता सकते कि इसकी कम्प्लेक्सिटी लेवल जो है वो ये रहेगा। जैसे बेस्ट केस में हमने क्या दिया 1 और वहाँ पे हमने वर्स्ट केस में क्या दिया n, तो इसको हम अब n इक्वल टू 2 भी नहीं कह सकते, n इक्वल टू 7 भी नहीं कह सकते, तो ये अनप्रेडिक्टेबल आ जाते हैं। तो इट इज़ वेरी हार्ड टू कैलकुलेट एवरेज जो कम्प्लेक्सिटी है इसको जो वो करना है, कैलकुलेट करना है, इतना इजी टास्क नहीं है। बहरहाल ये जब हम एसिम्प्टोटिक एनालिसिस की तरफ जाएंगे तो उसमें भी हम फर्दर इनको डिस्कस करेंगे, रन टाइम कम्प्लेक्सिटी को और फिर इनके साथ डिफरेंट फंक्शंस को। इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हम एसिम्प्टोटिक एनालिसिस को डिस्कस करेंगे, और उससे पहले हम ये भी करेंगे कि हमारे पास इनके साथ रेलेवेंट जो फंक्शंस हैं, जो मैथ में हम फंक्शंस या डोमेन वगैरह के आप लोगों ने टॉपिक पढ़े हुए होंगे, उनको भी हम डिस्कस करेंगे, और प्लस जो एसिम्प्टोटिक जो रिलेशंस हैं वो कैसे बनती हैं और हम उनको फिर सॉल्व कैसे करते हैं। एंड दिस वाज द एंड ऑफ आवर लेक्चर नंबर 5 एंड थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।